स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपका ये न्यू ईयर एंड संडे एंड पूरा अब तो लॉन्ग वीकेंड मिल गया, क्योंकि सैटरडे भी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। मुझे कुछ काम था, ज़रूरी अर्जेंट काम आ गया था। तो अब तो पूरा एक लॉन्ग वीकेंड आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। आई होप पढ़ाई भी करी होगी थोड़ी बहुत। और मैंने आप लोगों से वो कहा था कि अगर ये क्वेश्चंस आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आगे भी कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और मतलब ये क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस रह गए थे, जिसमें से लोगों का आप लोगों का रिप्लाई ज़्यादा आया नहीं। फिर मैंने ग्रुप में भी पूछा था इस चीज़ को दोबारा से, तो ग्रुप में फिर आप लोगों ने बोला है कि इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताने के लिए। तो आज की क्लास में भी मैं वही चैप्टर के जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, अगर आप उसके आप लोगों ने अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब तो 3-4 दिन का टाइम मिल गया आप लोगों को आराम से। एंड उसके बाद आप इन सॉल्यूशंस को भी चेक कर लीजिएगा अगर आपको कहीं कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। हमारा टॉपिक क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा ही चुकी थी, जो कुछ जिसमें आपका एक तरह से आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे आपको फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है, या अगर आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं पता है तो एक फॉर्मूले से दूसरा फिर तीसरा फॉर्मूला कैसे बनाना है आपको, वो चीज़ भी मैंने आपको बताया था। सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स भी बताई थी मैंने आप लोगों को। एंड बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाए थे। और उसके बाद जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी होमवर्क में करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दिए थे कुछ क्वेश्चंस के। तो आज हम आगे मूव करते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनके मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पहले आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज हमारा जो शुरुआत हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 से हो रहा है। और ये क्वेश्चंस कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। @goalachievers @goalachievers हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, @goalachievers ग्रुप, इस ग्रुप में मैंने आपको जो है इसके पेपर्स हैं वो शेयर आपको करा है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें शेयर करे हैं इमेज फाइल में। आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए और फिर इस सॉल्यूशंस को देखिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगी, सिर्फ जो आपको गिवन डेटा है क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो चीज़ लिख दूंगी और क्या पूछा है वो समझा दूंगी क्वेश्चन में। पूरा क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपको उन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा जो मैंने आपको ग्रुप में दिए हैं। और उससे एक चीज़ और ये भी होगी कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। ओके गाइस, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है वर्क फंक्शन ऑफ एक सब्सटेंस का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है कि इसकी हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो कितनी होगी। वर्क फंक्शन हमें दिया है और हमसे पूछा गया है कि हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम वर्क फंक्शन की बात करते हैं तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम एनर्जी होती है। वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है हमारी किस चीज़ के लिए? हमारे इलेक्ट्रॉन के इमिट होने के लिए। ठीक है। अब इस मिनिमम एनर्जी के अगर आप, अब मैंने क्या बताया, एक तरह से एनर्जी हो गई। एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? hc/λ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की, ये एक फॉर्मूला आप लोग ना याद रख लीजिए। इस फॉर्मूले से आपका बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। hc/λ हो गया। अब वेवलेंथ क्या है हमारी? मिनिमम एनर्जी है। तो जब हमने वेवलेंथ लिखा, मिनिमम एनर्जी हमने लिखी hc/λ, अगर ये हमारी मिनिमम है तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब ये आपका मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन के हिसाब से लॉन्गेस्ट कह लीजिए। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब क्या करना है? अब तो सिर्फ इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। वर्क फंक्शन हमें कितना दिया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है? एच सी हमारा, इसकी जगह हम पता है अगर हमारी वेवलेंथ जो होती है वो नैनोमीटर में आ रही है या हमारी आर्मस्ट्रॉन्ग में है, हम उसके हिसाब से ऊपर वाला इस टर्म को 1240 या 12400 लिखते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? हम लोग अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। जब हमने ऑप्शंस देखा तो ऑप्शंस में हमारा नैनोमीटर लिखा है, तो नैनोमीटर का मतलब है कि हम ऊपर 1240 लिख देंगे अपॉन में लैम्डा।
अब इस लैम्डा को इधर ले आइए, इसे यहाँ नीचे ले आइए। जब आप इसको यहाँ नीचे ले आए और ये लैम्डा ऊपर चला गया आपका, और इसको अब आप क्या करेंगे, कट कर सकते हैं। और जब आप इन्हें कट कर देंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 310 नैनोमीटर। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन था, कुछ भी ट्रिक नहीं थी। अगर आपको ये पता है कि वर्क फंक्शन और लैम्डा के बीच में रिलेशन क्या होता है तो देखिए बस एक फॉर्मूला का क्वेश्चन था और इसकी तो कैलकुलेशन भी बहुत ईजी थी। ठीक है, तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ना जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैंने आपका बुक में जो आपको फाइल दी, जो क्वेश्चंस की लिस्ट दी है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड दिए हैं, वहाँ पे भी मैंने उस पर कट लगा रखा है। उसका रीज़न क्या है ना उस क्वेश्चन का कि वो थोड़ा ना डेरिवेटिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड नहीं है उसको। उसमें एक इक्वेशन आपको निकालनी है, दूसरी निकालनी है, फिर दोनों को आपस में रिलेट करके आपको बता देना है लैम्डा कितने के इक्वल होगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बस अब वो है, एक दो टफ क्वेश्चन तो डालते ही हैं जो बुक होती है उसमें, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या लिया गया है, हमारे दो एलिमेंट है, एक है एलिमेंट ए, एक है हमारा एलिमेंट ए और दूसरा है क्या, हमारा एलिमेंट बी। जब हम बात करते हैं एलिमेंट ए की तो हमारा जो वर्क फंक्शन है इसके लिए गिवन है कितना, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैंने आपको बताया है क्या कि मैक्सिमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ये आपकी कितनी गिवन है, आपकी लैम्डा। ओके, एंड फॉर एलिमेंट बी जो आपका वर्क फंक्शन गिवन है वो कितना गिवन है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस मेटल बी के लिए आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, आप मैक्सिमम वेवलेंथ कह लो, उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह लो, उसको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कह लो, सेम चीज़ है। जब आप बात कर रहे हो थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन के साथ, वर्क फंक्शन एक तरह से क्या हो गई, कट ऑफ रेंज हो गई। ठीक है, एक मिनिमम नंबर हो गया। अब लैम्डा क्या होता है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब ये मिनिमम है तब ये मैक्सिमम होगा, और जब ये मिनिमम है तब ये मैक्सिमम होगा। लेकिन सिमिलरली जब हम वर्क फंक्शन की बात करते हैं और इसको हम फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हैं, तो अगर ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर इस केस में क्या है, हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वर्क फंक्शन और वेवलेंथ। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर ये हमारा मिनिमम है तो ये हमारा मैक्सिमम होगा। अब सिंस हमें यहाँ पे क्वेश्चन में वर्क फंक्शन गिवन है तो वर्क फंक्शन हमारा क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका यूज़ करके हम अगर वेवलेंथ निकालेंगे तो हमारी मैक्सिमम आएगी। तो इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा ही होगा। अगर आपको वर्क फंक्शन गिवन है और वेवलेंथ पूछा गया है तो वो हमेशा मैक्सिमम वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ही पूछी जाएगी आपसे। ओके, होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। तो अब इससे हम अपना क्या करते हैं, अपनी इक्वेशंस बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की, तो अगर हम लैम्डा, इसके लिए हम वर्क फंक्शन ले लेते हैं ए, एंड इसके लिए हमारा वर्क फंक्शन है बी। हमने वर्क फंक्शन फॉर मेटल ए की जब बात करी तो एच सी बाय लैम्डा होता है, लैम्डा थ्रेशोल्ड वाला, लेकिन यहाँ थ्रेशोल्ड लैम्डा के इक्वल है तो हम डायरेक्टली ये लिख देते हैं। चलिए थ्रेशोल्ड लिख देते हैं। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 एच सी बाय लैम्डा, ये आ गया। वर्क फंक्शन की जगह आपने 2.5 पुट कर दिया। और इसके बाद अब हम जब मेटल बी की तरफ आ गए अपना, तो मेटल बी में आपका क्या होगा, इसका भी आपका वर्क फंक्शन होगा एच सी बाय लेमडा, एंड आपका थ्रेशोल्ड लैम्डा जो हमें कैलकुलेट करना है। ये आपसे मैक्सिमम पूछा है क्वेश्चन में तो मैक्सिमम लिख दीजिए, मैक्सिमम वेवलेंथ ये भी आपको कैलकुलेट करनी है। ये आपको पता है कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपका, आपने लिख दिया एच सी अपॉन में वेवलेंथ मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पर आप एच सी की वैल्यू मत पुट कीजिए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ कॉमन चीज़ें, हो सकता है कि हमारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए किसी तरह से। तो अब इस क्वेश्चन में आपको जब इस तरह का फॉर्मेट रहता है और वहाँ पर आपको सॉल्व करना रहे, तो आप ऐसी सिचुएशंस में क्या करिए, डिवाइड करिए दोनों इक्वेशंस को, डिवाइड 1 और 2। ठीक है, जब आप इनको डिवाइड करेंगे 1 और 2 को, तो ऊपर हम अपना यही वाला रखते हैं, मेटल ए को ए का रख दिया हमने ऊपर, अपॉन हमारा वर्क फंक्शन ऑफ दूसरे का बी का, मेटल का। पहले का वर्क फंक्शन हमारा मेटल ए का वर्क फंक्शन क्या था, एच सी अपॉन में लेमडा, और वर्क फंक्शन बी का हमारा क्या था,
मेटल बी का हमारा वर्क फंक्शन था एच सी अपॉन में लैम्डा मैक्सिमम, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करी तो क्या आया 2.5 अपॉन में इसकी वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू एच सी अपॉन में ये लैम्डा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नीचे वाला ये वाला जो यहाँ डिनोमिनेटर में था ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर में एच सी था, और ये वाला जो लैम्डा मैक्स था यहाँ पर, ये वाला जो लैम्डा मैक्स था ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एक्स। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आई है तो डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और इन द टेलीग्राम ग्रुप। एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या रह जाएगा 2.5/5 इक्वल्स टू लैम्डा मैक्स अपॉन में लैम्डा। 2.5 से ये 5 भी कैंसिल, नीचे 2 आ जाएगा, इस लैम्डा को आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो आपका क्या रह जाएगा लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2। ये आ गया आपका मैक्सिमम, जो मेटल बी का मैक्सिमम वेवलेंथ होगा वो आपके इस वेवलेंथ का आधा होगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया विद द फॉर्मूला एंड द सॉल्यूशन, पूरा डेरिवेशन के साथ, मगर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ आपको क्या करना है, आपको यूज़ करनी है ट्रिक। ट्रिक अब आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर देखिए, आपको पता है आपका वर्क फंक्शन होता है एच सी बाई लैम्डा। अब आपका वर्क फंक्शन गिवन है एक 2.5 एक 5, इसका कितना है डबल है, और आपको पता है अगर ये बढ़ेगा तो ये आपको पता है क्या, ये अगर वर्क फंक्शन बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, और अगर वर्क फंक्शन घटेगा तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका ये जो वर्क फंक्शन है ये आपका बड़ा 2.5 से इंक्रीज होकर 5 हो गया, तो इसका क्या मतलब है आपका वेवलेंथ कम होगा। अब ये कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, डबल इंक्रीज हुआ, तो अगर ये डबल इंक्रीज हुआ है यहाँ पर तो आपका वेवलेंथ भी हाफ ही कम होगा। अगर ये दुगना इंक्रीज हुआ है तो वेवलेंथ भी 2 टाइम्स ही कम होगा आपका, तो सीधा सीधा लैम्डा बाई 2 आ गया। तो ये बाई लॉजिक करिए ऐसे क्वेश्चंस को इंस्टीड ऑफ पूरा ड्राइविंग, ठीक है। डेरिवेशन करके मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन एग्जाम में यूज द लॉजिक इंस्टीड ऑफ डूइंग एवरी क्वेश्चन ऑन पेन एंड पेपर। Look at the question, give it a second, give it a moment to your question, understand the question, read it 1 or 2 times and then imagine your question and apply the logic instead of doing बहुत सारा डेरिवेशन करने और ये सब। इतना एग्जाम में टफ नहीं पूछता है, बस फर्क है आप उसको स्टार्ट कैसे करते हो, आप क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करते हो। अच्छा अब ना देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका एक क्वेश्चन आप ये लीजिए कि अगर हमारा ये ना होमवर्क क्वेश्चन है, इसको बताइएगा मुझे सॉल्व करके। इफ वेवलेंथ सॉरी इफ मैक्सिमम वेवलेंथ इंक्रीज 10 times then how does work function get affected। ओके, एक क्वेश्चन तो ये है आप लोगों के लिए, और एक क्वेश्चन और है, इफ मैक्सिमम वेवलेंथ become double then energy of incident photon will, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इफ
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी decreases to half, then minimum energy required to emit light will। ठीक है, ये 3 होमवर्क क्वेश्चन है आपके। इनको ना मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ अभी, अगर ज़रूरत हुई, अगर नहीं हुआ आप लोगों से तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी, लेकिन ये तीनों होमवर्क क्वेश्चन है, इनको आपको खुद सॉल्व करके बताना है। ठीक है, और अब मैं मूव करती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी बुक का क्वेश्चन था, एंड द क्वेश्चन नंबर इज 8 बुक में। एंड द क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इसमें कि हमारा वेवलेंथ दिया है हाउ मच 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या कि आपका वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कितना होगा। तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, सेम वही चीज़ यूज होगी जो अभी हमने पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वेवलेंथ इक्वल्स टू hc/λ हमने अभी पढ़ा है, वही एग्जैक्टली यूज होगी। आपसे वर्क फंक्शन पूछा गया है, आपकी जो वेवलेंथ है वो हमारी आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है। जब आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन होती है तो हम ऊपर क्या लिखते हैं 12400। सिंपल से पुट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको आप कट कर दीजिए 3 1 और नीचे आपको कितना आ जाएगा 15, एंड योर आंसर विल बी नियर टू समथिंग 2 point and this will be 06. Yes, your answer will be 2.06 electron volt. You can approximate it to the 2 electron volt, round off to the 2 electron volt। round off बताया था ना आप लोग को कैसे करते हैं, फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन इसीलिए पढ़ाया था। सो दिस इज योर आंसर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देखिए यूनिट एंड डायमेंशन वाली जो वीडियोस है ना, अगर आप में से अभी किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ वॉच दोज 2 वीडियोस प्लीज़। रीज़न इज सिंपल कि एक तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, सेकेंड एक देखिए पहला आपका थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपका क्या यूनिट्स क्या होता है, किस बेसिस पे आप लोग रखते हैं चीज़ों को। सेकंड आपको एक क्या मिल जाएगा बेसिक आइडिया के अलावा, आपको ऑप्शंस देख के ना आंसर टिक करने में हेल्प मिलती है यूनिट्स देख के। आप यूनिट्स की हेल्प से फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आप को देखिए, सपोज मैंने आपको एग्जांपल देकर भी बताया था, एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन में सपोज यही क्वेश्चन रहता कुछ आपका डिस्टेंस एंड स्पीड वाला, उसमें आपको कुछ स्पीड दी होती, कुछ टाइम दिया होता और आपसे डिस्टेंस पूछा होता, एंड आपका जो सोल्यूशन होता है ना, उस सोल्यूशन में आप यूनिट देखते स्पीड की मीटर एंड मीटर पर सेकेंड एंड आपका टाइम का सेकेंड। ये स्पीड की होती है और ये टाइम की होती है, इसको आपने कैंसिल करके मीटर दे दिया। आपका ऑप्शंस रहता 3 मीटर 4 मीटर 2 मीटर। आपको फॉर्मूला नहीं पता है डिस्टेंस का। अब इस केस में आप क्या करेंगे, आप यूनिट्स को सिर्फ यूज़ करते, ठीक है। आपको मीटर निकालना है, आपको पता है स्पीड की यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा ना, उस क्वेश्चन में आपको स्पीड की जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके साथ उसकी यूनिट ज़रूर लिखी होगी, आपने वो लिख दी। फिर प्लस आपको टाइम दे रखा होगा, टाइम के साथ कुछ यूनिट ज़रूर दे रखी होगी, 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, आपने वो लिख दी टाइम की यूनिट। अब इन दोनों यूनिट का यूज़ करके आपको इस यूनिट पर पहुंचना है, कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई करके किसी भी तरह से। तो आपने इसको सिंपल सा ऐसे रखा और आपकी ये मीटर यूनिट आ गई। इससे आपको क्या पता चला कि ये दोनों चीज़ें आपस में डिवाइड होने वाली हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा स्पीड और टाइम को, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई होने वाली हैं, तो आप सिंपल से स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपका डिस्टेंस आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। तो यूनिट्स का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि आपको कई बार ऑप्शंस देख के फॉर्मूला समझ में आ जाता है, और आप अगर इजी क्वेश्चन होता है तो हो जाता है कभी कभी। थर्ड एक जो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है ना, वो आपको होने वाला है राउंड ऑफ फिगर में। अगर आपको राउंड ऑफ का नहीं पता है कि 2.06 को मैंने अप्रॉक्सीमेट करके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, ये तो बहुत सिंपल था। आपका क्वेश्चन में आएगा
2.75 एंड रहेगा इधर 2.7 और इधर रहेगा 2.8। ऑप्शन में आपके ये दो रहेंगे। आपका सपोज आंसर आ रहा है, किसी चीज का आंसर आ रहा है आपका 2.6013, ठीक है, और आपका ऑप्शन है 2.6, 2.7, 2.9, 2.8, ये 2.5 ले लेते हैं। और आपसे अब इसमें करेक्ट ऑप्शन लगाना है, तो अब आप यहाँ से क्या लगा सकते हैं, आप राउंड ऑफ करके अगर आप देखेंगे तो ये 2.6 हो जाएगा। अब सपोज यहाँ 6-7 लिखा हुआ होता तो आपका करेक्ट आंसर होता 2.7। अब ये कैसे फर्क आया, ये मैंने आपको सब इस यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो 2, थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं एंड मुझे लगता नहीं है इन क्वेश्चन को करवाने का बहुत ज़्यादा नीड है, पर मैं करवा सिर्फ इसलिए रही हूँ ताकि अगर कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई एक भी क्वेश्चन नहीं किसी का आंसर निकल पाया तो उसको एटलीस्ट पता हो। और दूसरी बात, एक रीज़न और क्या है कराने का कि आप लोग को फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होते उस सब में कन्फ्यूजन रहता हमेशा, तो सॉल्व करने के बाद भी ना कॉन्फिडेंस नहीं गेन हो पाता जब तक आपको करेक्ट आंसर ना पता चले कि हमारा सही है या नहीं है, या मेथड सही है या हमारा मेथड गलत है, इस वजह से। तो आपका जो 9th क्वेश्चन है इसमें भी अगेन आपको वेवलेंथ गिवन है और अगेन आपको 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग गिवन है एंड आपका वर्क फंक्शन गिवन है ऑफ द सोडियम का लैम्प, जो भी होगा उसका वर्क फंक्शन है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी सोडियम मेटल का आपका दिया है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड आपसे पूछा गया है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी लगेगी इसको निकालने के लिए इस सरफेस में से। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन को ना बहुत आप लोग ना अगर आपने इस क्वेश्चन को अभी देख रहे हैं और पहले नहीं देखा है, अभी साथ में सॉल्व करने की सोच रहे हैं, तो पॉज करके ना इस क्वेश्चन को प्लीज़ खुद सॉल्व करिए। पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन को प्लीज़ खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर आपका जो भी आ रहा है आप प्लीज़ बताइए और फिर आप देखिए कि आप कितना सही हैं और कितना समझे हैं। ठीक है, मैं समझाती हूँ। आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। नाउ बैक टू द क्लास। आपका फॉर्मूला होता है इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन हमें पढ़ा है प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये जो होता है आपका मेटल सरफेस, ये जो मेटल सरफेस है इसमें ये जो आपकी इंसिडेंट वेव आ रही है कुछ भी, और इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के पास हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्क फंक्शन इसका क्रॉस करने के लिए एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब ये मूव ही तब करता है जब इसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाता है कि ये मूव कर सके, और एक बार इसको एनर्जी मिल गई और ये मूव कर गया, फिर वो मूव कर गया। अब ये मान लो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए मूव करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला और वो मूव कर गया। एंड जब हम बात करते हैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, स्टैटिक एक ही जगह पर रुका हुआ है ये हमारा, दैट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इसमें इंसिडेंट फोटोन कितना हुआ, कितना वेवलेंथ निकला उसका, क्या फ्रीक्वेंसी निकला, उससे कोई मतलब नहीं है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की आप बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देन इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। मिनिमम मतलब सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कब होती है किसी भी चीज़ की, जब वो आपका स्टैटिक होता है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी आपका स्टैटिक है तो उसका काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड दैट इज इट्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि इतना सारा डेटा दिया हुआ है हमें तो इसका मतलब अब तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर लोगों ने पता है क्या किया होगा इस क्वेश्चन में, देखिए ज़्यादातर आप लोगों ने क्या होगा, ये आपका ये वर्क फंक्शन गिवन है, ये आपकी वैल्यू गिवन है, वेवलेंथ ऑफ द ये इंसिडेंट उसकी वेवलेंथ भी गिवन है आप लोगों को, आपने यहाँ से लगाया होगा एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है फॉर्मूला। इस एनर्जी की जगह लिखा होगा hc/λ इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और अब यहाँ पर आपने अपना आराम से वैल्यू पुट किया होगा 12400 अपॉन में 6000 इक्वल्स टू वर्क फंक्शन हो गया 1.6 प्लस काइनेटिक एनर्जी,
इसको सॉल्व करके अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, अराउंड 2 आ गया था। ये 1.6 इधर आ जाएगा, -1.6 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, और आपका आंसर सॉल्व कर कर अराउंड 0.4 आया होगा। तो अगर आपको राउंड ऑफ वाला फिगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है यूनिट एंड डायमेंशन का, तो भी आप सॉल्व कर कर इस पर पहुंच गए होंगे। बट अगर आपको एक फॉर्मूला नहीं पता है, ये राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप आंसर ये लगा कर आते। और आई डोंट नो वाई इस वाली जो बुक है, इस बुक में आपको ऑप्शन में ये दिया नहीं है, वरना ज़्यादातर 99% टाइम यही होता है ना कि ये जो वैल्यू सॉल्व कर कर आ रही होती है ना, ये आपको ऑप्शन नंबर ए होता है। इस बुक में नहीं दिया है, वरना ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और इस तरह से जो थोड़ा सा भी ट्रिक लगाने के क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में हमेशा जो आपका ये सॉल्व करके, जो आपका कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करके जो आंसर आना होता है ना, वो आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए पर गिवन होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा ढंग से पढ़िए कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं होती है, और अगर होती है तो भैया कितनी होती है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ है, काइनेटिक का मतलब ही है मूवमेंट। आप ये समझ लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी है, ये सिनोनिम है एक मूवमेंट का। मूवमेंट जो वर्ड होता है, इसका सिनोनिम है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मूवमेंट नहीं है तो आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, और कितना मिनिमम होगा, वो 0 ही होगा। ओके, आई होप आई हैव क्लियर माई पॉइंट। और अब मैं इस बोर्ड को रब करके मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकेंड, इस बोर्ड में भी क्या हो गया, टुकड़ों में साफ होता है। एंड गाइज, अगर आपको ये क्लासेस यूजफुल लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें आपको देखिए क्या क्या गिवन है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आपकी फोटोन पे फॉल हो, जो आपकी फोटोन की आपका इमिट होने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी नहीं, एक सेकेंड। आपका जो इंसिडेंट फोटोन है, जो आपका इंसिडेंट फोटोन है, उसकी जो आपको एनर्जी दी, उसकी जो आपको एनर्जी दी गई है, वो दी गई है कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड जो आपका काइनेटिक एनर्जी है किस चीज़ का, जो आपका इमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, वो कितना दिया हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड, मैंने शायद फिर उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, मुझे लेट मी रीड द क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी भूल गई हूँ एग्जैक्टली। पहले ना ये याद थे क्वेश्चन सारे। द maximum kinetic energy of photoelectron emitted from a surface when photon of energy इतना इलेक्ट्रॉन will fall on a, अच्छा, फोटोन ऑफ एनर्जी आपकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन द, ठीक है, ये है आपका सही चीज़। क्या बोला गया है कि आपकी मेटल सरफेस है, इसका कुछ वर्क फंक्शन है, इस पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट फोटोन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आपका इमिट हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले गया अपने साथ। अच्छा सुनिए, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आपको पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका इंसिडेंट का कौन सा है और काइनेटिक कौन सा है, या वर्क फंक्शन का एनर्जी कौन सा है, इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपकी इंसिडेंट होगी ना, वो इन दोनों से हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, रीज़न इज़ दैट कि इससे जो एनर्जी आती है वो फिर स्प्लिट होती है आपकी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो इन दोनों का जो सम होता है वो इसके इक्वल होता है। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही थी पढ़ने में, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ऐसा नहीं हो सकता ना कभी भी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गिरी इसके ऊपर, कुछ वर्क फंक्शन ने ले ली, और फिर भी आपकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके बाहर निकल गया। इट्स नॉट पॉसिबल ना, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप इस सिचुएशन में ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका गिरेगा, तब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका निकलेगा। इफ़ एवर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो जाए क्वेश्चन पढ़ने में, तो यू कैन
डू दिस काइंड ऑफ लॉजिक इन योर टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। अब देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आप इसको मैक्सिमम ही बोल लीजिए, जितना वो लेकर निकलेगा साथ में, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो निकल गया लेके। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आपका इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका, आपका जो भी चार्ज होगा दैट वैल्यू। ओके, अब इसमें आपका जो काइनेटिक एनर्जी है इमिटेड वो कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको यहाँ पुट कर दीजिए इक्वल्स टू ई वी नॉट। वी नॉट इज द, ओके डोंट गेट कंफ्यूज, इस वी नॉट के ये वोल्ट है आपका, जैसे मैंने यहाँ बोला ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो वी नॉट है दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब सिंस हम जो पोटेंशियल होता है उसको V से डिनोट करते हैं एंड जो हमारा यूनिट होता है वोल्ट उसे भी V से डिनोट करते हैं, सो सम टाइम पीपल मे गेट कंफ्यूज कि ये दोनों सेम चीज़ है, बट नहीं, वोल्ट इज द यूनिट एंड पोटेंशियल इज द क्वांटिटी, योर फिजिकल क्वांटिटी। And when we talk about stopping potential, then V naught is the notation used to denote the stopping potential. And when we talk about the kinetic energy, then its unit electron volt. Here the sign V denote the unit. Okay, and in this V naught denote the quantity or physical quantity. What is physical quantity? I have taught you in unit and dimension chapter. अब आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन इंटू वी नॉट लिखा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इज द सेम थिंग, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वॉट एवर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन कैंसिल देम आउट। वाई आई टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिट एंड क्वांटिटी, कि ये हमारा जो V है ये यूनिट है एंड ये वाला जो V नॉट है ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसलिए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, इन दोनों को भी आपस में काटने बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं अब तो ये क्या हो गया, हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया और क्या कर रहे हैं हम कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सो ये V नॉट इज डिफरेंट थिंग, दिस इज द क्वांटिटी पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड दिस V इज द यूनिट। तो you can cut them out and now your stopping potential V naught equals to 4 volt। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ना, इसकी यूनिट इज द वोल्टेज। ओके, सो वोल्ट इज द यूनिट एंड वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट। हम जब ओम्स लॉ पढ़ते हैं तब हम वहाँ क्या लिखते हैं कि वोल्टेज या पोटेंशियल इक्वल्स टू 10 वोल्ट या 20 वोल्ट, तो हमें लेकिन अंडरस्टूड होता है कि ये हमारा पोटेंशियल का साइन है और एक नंबर के साथ जो बाद में आ रहा है आपका, ये आपका यूनिट है। पर सिंस यहाँ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेम हो रहा था, तो एक यू पीपल डोंट गेट कंफ्यूज विद द थिंग्स, तो मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया। आगे आपका, तो देखिए इसमें आपको इसका इतना ज़्यादा नीड नहीं था इस वाले डेटा का, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसीलिए फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करिए तो वो आपका किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, 1 सेकेंड गाइस। देखिए टाइम जितना भी हो जाए ना, मैं ये पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि फिर वो मैं एक या दो क्वेश्चन के लिए ना पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी, वैसे भी थोड़ा सा हमारी एक क्लास नहीं हुई है, पीछे हो गया है सिलेबस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया है, आपको दिया गया है एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैक्सिमम, एक सेकेंड, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक मेटल ऑफ, देखिए आपको एक मेटल है उसका वेवलेंथ दिया है 200 नैनोमीटर, मैक्सिमम वेवलेंथ, करेक्ट। अब जैसे ही हमने बात करी मैक्सिमम वेवलेंथ की, तो यहाँ से आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए कि मैक्सिमम वेवलेंथ हमारा कब होता है, कब होता है जब हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की। ओके, एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय, ओके। अब आपसे क्या कहा गया है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी निकली है, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जो वेवलेंथ निकली है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जो निकला है तो वो जिस वेवलेंथ से निकला है वो क्या है हमारा 100 नैनोमीटर। तो अब आपको इससे क्या समझ सकते हैं, आपका जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता था hc/λ, वो हमारा हमें इस लैम्डा मैक्स की हेल्प से मिलेगा। एंड काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते थे तो इसको भी, एनर्जी इज ऑलवेज द hc/λ या h म्यू, अगर हमारा वेवलेंथ की फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला,
काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² भी लिख सकते हैं। दिस इज द ऑल्सो ट्रू थिंग। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को hc/λ कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उसको एज अ वेव कंसीडर करते हैं। मैंने आपको वेव और पार्टिकल समझा चुकी हूँ। पार्टिकल के केस में हम mv² ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास होता है। बट जब हम वेव की तरह लेते हैं ना, तो उसके पास क्या होती है, वेव लेंथ होती है। तब उसके पास मास या मोमेंटम नहीं होता है उसके पास की मास या वेलोसिटी। हमने वेव के केस में क्या होती है, वेव लेंथ होती है। इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ओके, कुछ भी डाउट होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी कुछ भी चीज़, तो आप प्लीज़ उसको पूछ लीजिए करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि फिजिक्स ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा और ये यहीं पर ही कंस्ट्रेन रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे टॉपिक आपस में सब मिले हुए होते हैं। अब ये चीज़ पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि हमने काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करा और हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं करा, क्योंकि ये आपका पार्टिकल के केस में यूज़ करते हैं। और जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तब वहाँ पर हम जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा ये फोटोन है, इस फोटोन को हमने एज अ वेव कंसीडर किया है जिसके पास वेवलेंथ है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं और वेवलेंथ और वर्क फंक्शन की जगह ये वाला। अब हमें निकालना है क्या है क्वेश्चन में, हम वो भी देख लेते हैं। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, अब हमें सॉरी, ये आपका ये वाला काइनेटिक एनर्जी गिवन नहीं है यहाँ पर। दिस इज आपका जो इंसिडेंट फोटोन है ना, उसका वेवलेंथ। ओके, हाँ बस ठीक है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, उसका वेवलेंथ। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूला में अपने। फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एनर्जी इक्वल्स टू लैम्डा प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखिए, आप यहाँ पर भी उसी तरह से देख सकते हैं। मैक्सिमम की बात कर दी तो मैक्सिमम 200 नैनोमीटर है। तो जो हमारा इंसिडेंट वाला होता है उसका हमारा अगर क्या बताया था मैंने, वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो ये हमारी चीज़ कम होगी। तो ये वाली जो हमारी इंसिडेंट फोटोन है, इससे हमारी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो हमारी यही 200 नैनोमीटर दे दी, तो बाकी वेवलेंथ इससे कम ही होगी हमारी। एनर्जी आपका वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। इस एनर्जी की जगह हमें इंसिडेंट जो एनर्जी है उसका वेवलेंथ कितना दे दिया है, 100 नैनोमीटर दे दिया है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, hc/λ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन की जगह हम ये लिख सकते हैं hc/λ मैक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम मैक्सिमम ही पूछता है, मिनिमम तो जीरो होता है, हमने देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इस टर्म को इधर ले जा सकते हैं और माइनस में रख सकते हैं। हो गया। इसको अब आगे ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा माइनस लैम्डा मैक्स। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से, ये जो भी फॉर्मूला क्या बनाया हमने अभी, जो हमें पता है पुराने फॉर्मूलाज, जो पुराना फॉर्मूला हमें एक ये पता है, एक ये फॉर्मूला हमें पता है, और एक हमें पता है कि हम एनर्जी के कोई भी टर्म के साथ फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट के केस में हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। बस इन दो फॉर्मूले के हेल्प से हम मोल्ड करते गए अपनी इक्वेशन को और हमारा ये एक नया फॉर्मूला आ गया। अब आप मुझे बताइए, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ, इसको देख के आपको कौन से और फॉर्मूले की याद आ रही है? हमने एक फॉर्मूला इसी तरह का पढ़ा है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा फॉर्मूला है। कुछ कुछ इससे सिमिलर सा है, वो एग्जैक्टली ये नहीं है, बस कुछ कुछ सिमिलर सा आपको लगेगा लिखने के तरीके में। अगर कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, उस फॉर्मूला को। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए। एच सी हमारा जो होता है, देखिए क्वेश्चन में हमारा यहाँ नैनोमीटर गिवन है, तो नैनोमीटर के साथ हम क्या लिखते हैं अपना 1240। हमें लोग को पता है कि 1240 लिखते हैं हम। एंड 1/λ के साथ हम क्या लिख देंगे 100 अपना नैनोमीटर, माइनस इसके साथ क्या लिखेंगे 200 नैनोमीटर। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए मैं ही बताती हूँ, अदरवाइज तो फिर वही बात आ जाएगी कि ऑप्शन नहीं पता चलेगा आप लोगों को। इसका आपका कितना आ जाएगा 200, 2 - 1, ये 1 ही आ जाएगा। अब इसको काट दो, 6 2,
6.2 इज द आंसर, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया कैसे काटा तो प्लीज़ उसको आप खुद एक बार करके देखिएगा। आंसर इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो आपका थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड इस तरह का मैंने आपको ना ग्राफ बनवा के करवाया भी है। मेरा ग्राफ अलग था, मैंने ये ग्राफ नहीं लिया था, ग्राफ मैंने थोड़ा अलग लेके समझाया था आपको, लेकिन मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया है। तो एक बार आप लोग इसमें अपना आप कमेंट बॉक्स में ना आंसर करने की कोशिश कीजिए क्या है, और बाकी फिर अगर नहीं तो फिर देख लीजिए, मैं यहाँ करवा ही रही हूँ। इट्स योर कॉल, आप खुद कितना अपना दिमाग चलाना चाहते हैं या सिर्फ पका पकाया खाना चाहते हैं। एग्जाम में हमेशा वो लोग ज़्यादा आगे निकलते हैं जिन्होंने खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी होती है, इंस्टेड ऑफ वो लोग जो सिर्फ सोल्यूशन को देख लेते हैं। रीज़न इज़ दैट जब आप खुद सॉल्व करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होते हैं। आप अटकते हैं, आप गलत करते हैं, फिर आप सही देखते हैं, फिर आप सीखते हैं। जब आपने देख लिया ना तो ये जो पीछे का था, जब आपका कॉन्सेप्ट लगाया, फॉर्मूला बनाया, गलत करा, गलती फिर सही देखा तो गलती समझ में आई, ये पीछे के 4 स्टेप आपके छूट जाते हैं जब आप डायरेक्टली इस पे जंप करते हैं। तो आपको डायरेक्ट यही समझ में आता है। आपको कभी भी ऐसे ये वाली चीज़ नहीं समझ में आती है, कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बनाने वाला, फिर उसको आगे प्रोसीड करना है किस तरह से। और एग्ज़ाम में ये बच्चे आगे क्यों निकलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आता है ना तो इनके पास स्किल होती है इसको करने की। और जो डायरेक्ट यहाँ पर जंप करके सॉल्व करने वाले बच्चे होते हैं ना, सिर्फ सोल्यूशन देखने वाला, उनके पास ये स्किल नहीं होती है। तो कुछ रटा रटाया आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया तो फिर तो भैया ऊपर वाले के भरोसे कर। तो खैर फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड क्वेश्चन में हमें एक ये ग्राफ दिया हुआ है, किस किस के बीच में हमारा ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में एंड आपका फ्रीक्वेंसी के बीच में। और आपसे क्या कहा गया है कि ये आपकी एक सरफेस है ए एंड ये एक सरफेस है बी, इसके ऊपर आपका जो है आ रहा है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको वर्क फंक्शन बताना है कि आपको किसका वर्क फंक्शन कितना है, किसका ज़्यादा है। तो देखिए मैंने आपको जो पहले भी ग्राफ बताया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो आपका क्या करेगा, कम फ्रीक्वेंसी होगी उसके पास, कम हर चीज़ कम कम होगी। और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें लेगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। तो अब सिंस किसका वर्क फंक्शन कम होगा, इसका वर्क फंक्शन कम होगा, तो क्या पता चला आपको, ए का वर्क फंक्शन कम है, बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें क्या लिखा है, ए लिखा नहीं है क्योंकि ए आपका क्वेश्चन में मेंशन है, ए स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ग्राफ देख के समझ में आ रहा है। नो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखने में वो उतना टफ लग रहा है कुछ भी नहीं उस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया आपके इस क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में कहा है कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ। देखिए आपसे क्या कहा गया है कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया गया है, किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक सेकेंड, किस किस के बीच में, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है एंड आपका फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, यही वाला ग्राफ हमारा, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दिया गया है। तो इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होगा। देखिए हमने क्या देखा है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा एच न्यू होता है, ये चीज़ होती है। अब अगर हमारा इन दोनों के बीच में ग्राफ है, ऐसे करके ग्राफ है, तो हम इस टर्म को यहाँ नीचे ले आते हैं, वी नॉट अपॉन में न्यू, फ्रीक्वेंसी यहाँ नीचे लिया है, इन दोनों के बीच में ग्राफ है, दिस अपॉन दिस के ग्राफ है, और एच और इसके साथ का ई क्या है, वो नीचे आ जाएगा ई, एंड दैट इज द फॉर्मूला। आपका क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द आंसर।
ये कंबाइंड क्वेश्चन है शायद, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसी से ही ये नीचे वाला क्वेश्चन होगा बेस्ड, वरना अगर नहीं भी बेस्ड था तो आप इस फॉर्मूले को लगा कर सीधा सा निकाल सकते थे, कुछ टाइम ही नहीं था इसमें। तो देखिए उसी तरह से हो गया ना ये वाला क्वेश्चन भी आपका, जो हम आज तक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का, कि इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हमने मैक्सिमम पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी को आप चाहे तो hc/λ लिख दें, चाहे तो h म्यू लिख दें। जब हमने h म्यू लिखा तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट h म्यू के इक्वल हो गया। क्वेश्चन में गिवन है, ग्राफ है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन में वेवलेंथ अपॉन में फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो वेवलेंथ अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा इधर h, और ये e इधर से यहाँ उठ के नीचे आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इसका मैं आपको नहीं बताऊंगी आंसर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को देखती हूँ मैं कितना सही जाते हो, कितना गलत जाते हो, कहाँ कंफ्यूज होते हो। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, दोनों चीज़ें, फोटो इलेक्ट्रिक, दो ही टर्म है इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ही मेन टर्म है बस। एक मिनट, एक मिनट, तो ये पता नहीं कैनवास क्यों नहीं क्लियर होता है। ओके उसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दैट इज अ थ्योरी क्वेश्चन काइंड ऑफ, कि आपसे क्या पूछा है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का हमारा किससे पता चलता है। अब इस क्वेश्चन को तो आप आग बंद करके बता सकते हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आंसर क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंफ्यूज हो सकते हो इस चीज़ में कि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना लिखकर उसको शॉर्ट फॉर्म में PEE लिख दिया है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर्स ढंग से देखे होंगे और मेरे नोट्स जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, तो मैंने उन नोट्स में भी कई जगह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जगह PEE वर्ड यूज़ कर रखा है, शॉर्ट फॉर्म होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसको आप चाहे तो छोड़ दीजिए, या फॉर्मूला मैं आपको इसका बता देती हूँ। देखिए क्या होता है फॉर्मूला आपका, जब आपसे पूछा जाता है कि आपसे डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके एमिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस के बीच में अगर रिलेशनशिप पूछा जाता है, डिस्टेंस किसके बीच में, ये आपका सेल है, ये आपकी एक सरफेस है, यहाँ से कुछ एक एनर्जी की लाइट निकल रही है, इनके बीच में डिस्टेंस है d। तो ये डिस्टेंस और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, n इक्वल्स टू 1/d²। ठीक है, ये डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, बस याद कर लीजिएगा। जैसे आपका जितने भी हमने आज तक फॉर्मूले पढ़े हैं, चाहे वो आप कूलम्स लॉ का पढ़ लीजिए, चाहे ग्रेविटेशन लॉ का पढ़ लीजिए, डिस्टेंस हमेशा डिनोमिनेटर में स्क्वायर में रहता है। ग्रेविटेशन में क्या देखा है हमने, फोर्स इक्वल्स टू G m1m2/r²। कूलम्स लॉ में क्या देखा है, फोर्स K Q1 Q2/d²। यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/d²। तो आपका डिस्टेंस हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में जाता है एंड स्क्वायर में की फॉर्म में रहता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि आपको एक ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, एंड इस क्वेश्चन में आपका जो ग्राफ है वो है मैक्सिमम, यहाँ पर आपको दिया गया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड यहाँ पर है आपका फ्रीक्वेंसी, इन दो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला हम पढ़ते आए थे, इसकी ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ये गिवन है, और ये जो एनर्जी आती है ना, ये एनर्जी, इस एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम h म्यू वाला यूज़ करते हैं तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर दिया आपसे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और ये एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस चीज़ का आपका कर्व है। तो अब आप देखिए इसको, आप में मतलब कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, एनर्जी गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें पता है हमारा एनर्जी क्या होता है, h म्यू, ये होता है हमारा एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तो गिवन है। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ नीचे आ गया
यहाँ पर क्या रह गया हमारा एच रह गया, तो आंसर क्या आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। सिमिलरली जो पीछे हमने एक और ग्राफ का क्वेश्चन देखा था, इसी तरह उसमें भी हुआ था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला जो क्वेश्चन था, एच म्यू था, स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन में फ्रीक्वेंसी ये नीचे दी हुई थी, और ये एच अपॉन में ये वाला ई इधर आ गया था। दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन का, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे करने होते हैं। हमें बस ये ढूंढना होता है कि इन दोनों के बीच में हम कोई रिलेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, हमारा कोई फॉर्मूला इसके और इसके बीच में वर्कआउट कर जाएगा या नहीं कर पाएगा। अब एनर्जी दे रखा था तो डायरेक्टली हमारा यही फॉर्मूला वर्कआउट कर दिया, अपॉन में एनर्जी बाय म्यू को अपॉन में लिख के इधर जो बचा वो आपका सीधा सीधा आंसर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। अगेन द क्वेश्चन नंबर 19 द फोटोन में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग, इसका आप सॉल्यूशन बताइए क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, तो मैं यही कहूँगी क्वेश्चन नंबर 19 इज सो सिंपल क्वेश्चन। एक सेकेंड, लेट मी रब द बोर्ड सो दैट आई कैन राइट ऑन इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहा गया है कि आपका एक फोटोन ऑफ एनर्जी है, कुछ आपका फोटोन है जिसकी एनर्जी आपकी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये आपका बता दिया है कि इंसिडेंट फोटोन। पूरा क्वेश्चन जो है आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, तो ये आपका इंसिडेंट हो गया। एंड साथ में आपसे क्या कहा गया है कि आपका वर्क फंक्शन कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो गया आपका वर्क फंक्शन हो गया। अब जब ये दोनों चीज़ें आपको गिवन कर दी गई हैं क्वेश्चन में, और तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जब आपने बात करी काइनेटिक एनर्जी की, तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि हमारा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हमें पता चल गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये आ गया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20। आई ट्राई टू सॉल्व कि इसी पेपर में आ जाए, 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं क्योंकि बोर्ड ना रब नहीं हो पा रहे थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 इज लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी वी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, मतलब इंसिडेंट एनर्जी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी, एंड थ्रेशोल्ड ऑफ द मेटल वी नॉट दे दिया। अब देखिए इंसिडेंट हमारा क्या होता है, अगर हम अगेन यही वाला फॉर्मूला देखते हैं तो इंसिडेंट को हम क्या लिख सकते हैं एच म्यू लिख सकते हैं, इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिलेट करते हैं वर्क फंक्शन से रिलेट करते हैं, तो हम यहाँ एच म्यू नॉट लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह, क्योंकि ये भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क फंक्शन भी बताया है मैंने आपको, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन, एंड देन आपसे क्या पूछा गया है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पूछा गया है। अब देखिए मैंने पहले पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैंने इतना लंबा इक्वेशन लिख दिया, इतना लंबा इक्वेशन लिखने का नीड ही नहीं है। डायरेक्टली आपको अगर थ्रेशोल्ड जो है फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको क्वेश्चन में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको हम डायरेक्टली वर्क फंक्शन से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं एच म्यू नॉट से, हो गया खत्म बात। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Okay, now move to the next question, question number 21. using different I'm using different pens ताकि एक ही बोर्ड में हम बाकी के सारे अपने क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कहा गया है कि आपका वर्क फंक्शन है एक फोटो इलेक्ट्रिक मेटल का कितना 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछी गई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगेन नथिंग टू डू इन दिस क्वेश्चन। क्या भी हमने देखा कि हमारा वर्क फंक्शन क्या होता है एच एंड
म्यू का TH, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हमारा वर्क फंक्शन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आपको, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि सिंस कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इंटू 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ये यहाँ पर। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप चाहे तो 1.6 भी लिख सकती हैं। एक सेकेंड, सॉरी, मैंने ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिख दी। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वहाँ आगे ना स्पेस नहीं था, फिर वो दिक्कत होता ज़्यादा उसको उधर वो करने में। देखिए आप यहाँ पर पुट करेंगे, एच की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी TH, और ये वर्क फंक्शन आपका कितना की बना है आपको 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आप अपॉन में ले जाएंगे, ये वाला टर्म यहाँ नीचे अपॉन में आ जाएगा 3.3। अच्छा मैंने क्या बताया था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा होता है, और हमें वोल्ट की फॉर्म में अगर आंसर चाहिए या हमें कुछ और जो भी फॉर्म में आंसर चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या लिख देते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अनटिल और अनलेस कि अगर हमारा ऑप्शन में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन हो और आपका सारा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होना हो तो अलग बात है। ऑप्शंस भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना तो फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन की जगह आप ये वैल्यू यूज़ किया करिए। अगर आपका ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रखा होता है हर्ट्ज में, अगर फ्रिक्वेंसी की बात है तो हर्ट्ज में होगा, कोई और टर्म है वेवलेंथ होता तो मीटर में होता, तब भी आपको यहाँ पर ये पुट करना पड़ता। 626 इंटू 10⁻34। इसको प्लीज़ आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, मैं अभी इसको कैलकुलेट करने नहीं बैठूंगी, टाइम लग जाएगा ज़्यादा, उतना है नहीं। तो सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं सॉल्व करके आपको आंसर बता दूंगी। करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का, मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, मैं सॉल्व करके बता दूंगी, यहाँ अभी सॉल्व करने नहीं बैठूंगी। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में 6.626। ये तो करते करते क्वेश्चंस खत्म हो गए हमारे, और अब हम इसकी वैल्यू पूछी गई है। ओके, सो वैल्यू इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट थिंग इज द यूनिट, ठीक है। एंड हाँ, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 6.63 गिवन है। तो देखिए वो इसका राउंड ऑफ जब आप करेंगे ना तो ये राउंड ऑफ करके 6.63 आ जाएगा इंटू 10⁻34। एंड जब हम प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, इसको चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं एनर्जी, और आपका ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है एच म्यू करके, इसमें आप पुट करके सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखिए आप यहाँ पर एनर्जी का ना ये वाला यूज़ कीजिए फॉर्मूला, ½ mv² और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रही हूँ ना, उसका रीज़न है, मैंने आपको बताया ना मास आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी है, इसको आप इस फॉर्म में ले जा सकते हैं कि आप इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपका फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमें पता है क्या होती है, हर्ट्ज होती है, इससे तो हमको सारा काम बनेगा नहीं। तो फ्रीक्वेंसी की जगह अगर हम c/λ लिख दें तो ये देखिए c से आपका स्पीड की तरह काम करता है, तो यहाँ से भी फंडामेंटल यूनिट आ जाएगी। एंड वेवलेंथ इज योर मीटर, तो ये भी आपकी एक तरह से फंडामेंटल यूनिट में आ जाएगी। लेंथ आपका फंडामेंटल यूनिट होता है। तो अब आप इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ये हाफ इज द कांस्टेंट, इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ यूनिट्स की बात करते हैं। mv² अपॉन में c, ये डिवाइड में यहाँ लैम्डा था, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ लैम्डा, ये लिख सकते हैं। ये c आपका और ये v² आपकी सेम चीज़ ही है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, देखिए ज़रा। हाँ जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक c एंड ये, क्योंकि दोनों ही आपका वेलोसिटी है ना, तो एक वेलोसिटी ऊपर एक वेलोसिटी नीचे कट जाएगा, क्या रह जाएगा mv²। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, मास की यूनिट हम क्या लिखते हैं kg, वेलोसिटी की जगह हम क्या लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा की जगह हम क्या लिखते हैं मीटर, ये लिखते हैं हम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। अब सपोज आपको ये यूनिट नहीं पता थी, पर सिंस आपको फॉर्मूलाज पता थे और आपने यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आप उसकी हेल्प से और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसकी यूनिट पे पहुंच सकते थे इजीली। देखा, मैंने बताया ना, यूनिट देख के यू कैन
आंसर द ऑप्शंस की यूनिट देखिए। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई गेस मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं उसमें लास्ट ही क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे कुछ एक दो क्वेश्चंस और हैं एंड दैट आर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। मैं आपको ये क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगी। अभी मैं आपको आज जो है मैटर एंड वेव्स के क्वेश्चंस दे दूंगी, उनको फिर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की अब जब भी होगी, जो भी होगी, आई विल डिस्कस द मैटर एंड वेव्स के क्वेश्चंस, बिकॉज कि हमारे ये दोनों चैप्टर्स हो गए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो हमारे इनके क्वेश्चंस भी हमें साथ के साथ कर लेने चाहिए। और उसके बाद देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड देन कुछ एडवांस टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड देन इन द एंड हमारा पूरा जब मॉडर्न फिजिक्स एक बार ख़त्म हो जाएगा तो हम उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर और उसके क्वेश्चंस, और उसमें से फिर मैं आपको देखती हूँ कि कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हैं। मैं क्या देखती हूँ, आप लोग खुद एनालाइज करिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो उसमें से, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होगे तो मुझे बताना, फिर मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी आपको। लेकिन मैं पहले नहीं करवाया करूँगी, क्योंकि रीज़न ना फिर वो हो जाता है कि आप फिर खुद नहीं करते हैं एंड फिर जब खुद करेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। खुद करना ज़रूरी है ना क्वेश्चंस को। ओके, सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो एज यूजुअल मेरा वीडियो हमेशा ऐसे ही एंड होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट, एंड इफ़ यू आर गेनिंग एनी नॉलेज फ्रॉम मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड स्टूडेंट एक चीज़ और था ना कि मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी इंग्लिश में आपको यूज़ करने की, वर्ड्स को इंग्लिश में समझाने का। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके यूज़ करूँगी, थोड़ा इंग्लिश के टर्म्स भी यूज़ करूँगी, क्योंकि कुछ बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उनको इंग्लिश में चाहिए, तो पूरा तो इंग्लिश में नहीं दे सकते, अदरवाइज़ फिर वो सबको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं मिक्स करके पढ़ाती हूँ, इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके ही पढ़ाती हूँ वैसे तो मैं, मगर ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करूँ ताकि वो समझ सकें। दोनों में समझाऊँगी, हिंदी में तो हम समझाते ही हैं, फिर थोड़ा सा इंग्लिश को लेके उसको समझा दूँगी। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक देम एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जिसको भी आप जानते हैं सबसे मेरा चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे यार, बताओ, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। ठीक है, सो हियर आई विल एंड द वीडियो। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर उससे बेटर ऑप्शन है टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा डिस्कशन वाला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें आप पूछ लीजिए क्वेश्चंस। वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स और हैं, वो लोग हेल्प करते हैं, सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दे विल आंसर योर क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। एंड जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हैं प्रॉपर लिख कर दिए थे, और 1-2 क्वेश्चन बीच बीच में कहीं कहीं आपसे पूछे हैं, उनके प्लीज़ आप सोल्यूशन प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, सो हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।